इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने फिल्मकार, जाने माने डायरेक्टर सूरज बड़जात्या, जिनकी नई फिल्म ऊंचाई आ रही है, जिसमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बमन ईरानी, सारिका, नीना गुप्ता जैसे मंझे हुए और पॉपुलर कलाकार हैं। सूरज बड़जात्या से हम ऊंचाई के बारे में और उनका जो सफर है, फिल्मी सफर जो रहा है, सलमान खान से उनकी जो खास दोस्ती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सूरज जी एबीपी न्यूज पर। थैंक यू सो मच। सूरज जी, आपने बहुत कम फिल्में बनाई हैं। अगर मैंने प्यार किया से लेकर अब तक देखा जाए तो ऊंचाई आपकी 7वीं फिल्म है, जबकि आपने तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। मैंने प्यार किया की अगर बात की जाए, हम आपके हैं कौन की अगर बात की जाए, ब्लॉकबस्टर है, मतलब अनपैरेलल हिस्ट्री रही है, जो सफलता मिली है। 7वीं फिल्म है बतौर डायरेक्टर, और ये जो 7वीं फिल्म है वो बाकी तमाम फिल्मों से बहुत अलग नजर आ रही है। ऊंचाई जो है 4 दोस्तों की कहानी है, इसमें डैनी भी है एक स्पेशल रोल में। ये सब्जेक्ट आपने क्यों चुना? आप हमेशा पारिवारिक फिल्में, पारिवारिक मनोरंजक फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये सब्जेक्ट काफी अलग है। पहाड़ नजर आ रहे हैं, पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहे हैं 65 साल से ज्यादा के शख्स। ये कहानी कैसे आपके दिमाग में आई, इसके बारे में बताइए सबसे पहले। एक्चुअली ऊंचाई अगर देखें तो पारिवारिक फिल्म ही है, बट हाँ एक किस्म से कंफर्ट जोन से बाहर निकला हुआ एज अ डायरेक्टर। ये 2016 में मेरे पास एक कहानी आई, सुनील गांधी जी आए मेरे पास और उन्होंने कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 दोस्तों की कहानी है, 65+ ईयर्स के, और 50 सालों की दोस्ती है, और एक की मृत्यु हो जाती है और बाकी 3 हंसते गाते रोते पोते एवरेस्ट बेस कैंप तक जाते हैं उनके याद में, उनके लिए, और वहाँ जाके उन्हें एहसास होता है कि वो कितने जिंदा हैं। तो जैसे उन्होंने कहानी सुनाई तो मुझे लगा 65 साल के लोग एवरेस्ट, मुझे मालूम ही नहीं था कि एवरेस्ट बेस कैंप होता क्या है। गूगल किया तब पता चला, तो फिर लगा कि ऐसे लोग भी जाते हैं क्या, कौन जाएगा। फिर पता कि लोग जाते हैं, आज 70 साल की उम्र में भी जाते हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि किस डायरेक्टर को बोलना चाहिए बनाने के लिए, क्योंकि मेरा तो ये पैटर्न नहीं है। अगर आप देखा जाए तो मैंने तो हमेशा घरेलू पिक्चर बनाई है। इनफैक्ट महबूब स्टूडियो, सेठ स्टूडियो, इसके घर ही नहीं गया। और आप नेपाल की बात करें, मैंने एट द मोस्ट ऊटी किया है, राजस्थान किया है, और गुजरात किया, वो भी 5 स्टार होटलों में। बट फिर जब पैंडेमिक आया, जब आया तो एकदम से मुझे एहसास हुआ कि इस समय जो रिच है, जो पुअर है, जो गुड लुकिंग है, उसके कोई मायने, जो करेजियस है वही हीरो है। तो फिर ये कहानी मुझसे छूटी नहीं, और फिर मुझे लगा कि जब सब जगह चैलेंज है तो मैं भी अपने आप को चैलेंज करके एक फिल्म बना लिया, जिसमें हम ये मैसेज दे सकें कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हमारा जो एवरेस्ट है, हमारा जो आत्मबल है, हमारा ईश्वर है, हमारा गॉड है, जो भी आप कहें, वो हमारे अंदर है, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही सब कुछ है। तो उस बेसिस पे ये कहानी, बट मुझे सबसे अच्छी जो लगी, हमने इसको हंसी मजाक एंटरटेनमेंट रखा है, और इस एज ग्रुप का जो मुझे ये कास्ट मिली है, ये तो सौभाग्य की बात है। तो आई रियली एंजॉयड। जी बिल्कुल, मैं अगला सवाल यही पूछना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन ने आप लोगों के ही प्रोडक्शन हाउस में, राष्ट्रीय प्रोडक्शन में सौदागर की थी 70s में, और नूतन और अमिताभ बच्चन की जोड़ी थी, और अब जाकर अमिताभ बच्चन फिर राष्ट्रीय से जुड़े हुए हैं लगभग 50 साल बाद। अमिताभ बच्चन को इस रोल के लिए आपने कैसे मनाया, कैसे तैयार किया, और क्या उन्होंने फौरन हाँ कह दी थी, और कैसा लगा उनके साथ काम करके आपको? एक्चुअली जब ये कहानी मैंने डिसाइड की कि डायरेक्ट करूँगा, तो सिर्फ बच्चन से भी इसके प्रोटोगनिस्ट के सामने नजर आए, क्योंकि अगर आप कहें, अगर करेज की कोई एपिटोम है तो वो बच्चन सर ही। अगर आप देखें आज 79 की एज में कहाँ कहाँ चढ़े, कहाँ किया, कैसे कैसे किया, ये तो मैं ही जानता हूँ। तो मेरे बच्चन सर को कोविड का टाइम था, मैंने उन्हें पहले सिनॉप्सिस भेजी, फिर स्क्रिप्ट भेजी, फिर उन्होंने कहा कि सूरज मैं बात करूँगा, तो आधे घंटे का उन्होंने मुझे जूम पे टाइम दिया। अब मैं घबरा गया कि बच्चन सर को ऐसा आसान नहीं है, क्योंकि वो जब आप उनसे मिलते हैं ना, तो एकदम कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, सिर्फ आँख गड़ा के देखते, और आसान नहीं होता, कॉन्स्टेंटली स्टेयर करते। तो मैंने बड़ा प्लान करके उनको आधे घंटे में कहानी बताई, तो सिर्फ मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि सूरज मुझे तुम्हारा डायलॉग बहुत अच्छा लगा,
बच्चन सर एंड में बोलते हैं कि भले ही हम सब हिमालय के दर्शन न कर पाएँ, लेकिन हम ये ना बोले कि हम सब के अंदर हमारा वो हिमालय, वो एवरेस्ट, वो शक्ति है जिससे हम जीवन की हर ऊंचाई को पार कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये मुझे तुम्हारा डायलॉग बहुत अच्छा लगा। फिर मुस्कुराते बोले हमारे साथ और कौन कौन काम करेगा। तो मुझे लगा अब अच्छा। आएगा। तो वहाँ से शुरू हुआ सफ़र मेरा बच्चन सर से। लेकिन आई हैव टू टेल कि अगर सबसे इजी कोई एक्टर है काम करने के लिए फॉर अ डायरेक्टर, तो बच्चन सर। मतलब ऐसे डायरेक्टर जो बोलते हैं वो फॉलो करते और बहुत डिसिप्लिन और वक्त के बहुत पाबंद है। वो तो खैर है ही, पर जो मुझे ताज्जुब हुआ कि राइटर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कई बार मैं बैठा हूँ तो मेरे डायलॉग राइटर ने जो लाइन लिखी है तो मुझसे पूछते कि ये लिखते समय इस वर्ड का क्या मायने रखा होगा राइटर ने। मतलब राइटर की ऐसे रिस्पेक्ट, मतलब कमाल, मैंने ऐसा देखा नहीं। कभी कोई चेंज नहीं करते क्या राइटर कहना चाह रहे। तो ये जो राइटर की रिस्पेक्ट है, इट्स माय। आपने तमाम बड़े एक्टर्स को डायरेक्ट किया है, सलमान खान से लेके तमाम इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स को। बच्चन साहब को डायरेक्ट करना कितनी अलग फीलिंग थी आपके लिए? उन्हें सीन समझाना, उन्हें बताना कि ये डायलॉग ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। उन्हें 50 साल से भी ज्यादा का अनुभव है इंडस्ट्री में। हम हिंदुस्तानी से उन्होंने शुरू की, 7 हिंदुस्तानी से उन्होंने शुरू किया था। कैसा था उन्हें डायरेक्ट करना? मतलब आपके मन में क्या फीलिंग्स होती थी जब आप उन्हें डायरेक्ट करते वो थे? इतना आसान, बट जैसे मैंने कहा, आप रोज सुबह उनके वैन में जाए, वो पहली एक रात पहले सीन लेते हैं, आपसे सीन मांगते हैं। फिर वो आप जब उनसे मिलने जाते हैं तो सिर्फ वो सुनते हैं क्या पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, और फिर वो पढ़ते हैं सीन आपके सामने पढ़ते हैं और पूछते हैं कि मैं ऐसे बोलूँ, ऐसे बोलूँ, ऐसे बोलूँ, और फिर मुझे सुनने को बनाते। फिर अगर उन्हें कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनका वर्ड हमेशा होता है गुड। अब गुड हमारे लिए जैसे जंप कर जाओ एवरेस्ट पे, कई चीज़ों अच्छा से गुड बोलते हैं। और फिर साथ साथ वो अपना दृष्टिकोण देते हैं। फिर कोई अगर उन्हें जुमला अच्छा लगता है तो उसको वो बताते हैं, ये पोइट्री में ये लिखा था, अपने फादर की पोइट्री बताते हैं। फिर मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि जितना मज़ा उनके साथ सेट पे आया, उससे कई गुना ज़्यादा मज़ा मुझे उनकी नैरेटिव लाइन में है। तो इतना सिखाया है उन्होंने फिल्म मेकिंग के बारे में, जीवन के बारे में, एंड पोइट्री के बारे में। पर सेट पे जब आते हैं तो ये ओनली डायरेक्टर्स है। तो वैनिटी वैन में जब आप होते हैं उनके साथ तो बहुत बातें होती है, फिल्म मेकिंग के बारे में भी बात करते हैं। बहुत उन्होंने सिखाया, मतलब ऑनेस्टली ही टॉट मी द यूज ऑफ मल्टी कैमरा सेटअप। उनका कहना कितना सही था। मुझे देखो सूरज, इतने अच्छे हमारे पास सब कलाकार हैं, तुम्हारी क्लैरिटी है स्क्रिप्ट की, तो एक फ्लो में क्यों नहीं करें हम सीन। तो 3-3, 4-4 पेज का सीन हम लोगों ने एक फ्लो में किया, 3 कैमरा लगा के। कई बार हम लोगों ने 9 से 6 की शिफ्ट लगाई, पूरा बड़ा सीन था, 11:30 बजे पैकअप। क्योंकि इतने मजे में एक्टर्स, अनुपम सर, कोमल जी, मीना जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ सूरज जी, तो अमिताभ बच्चन की जो तमाम फिल्में हैं 70s की, आपको देख देख कर बड़े हुए हैं और आपने कई कई दफा देखी है। शोले, दीवार, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर, कभी कभी, तमाम फिल्में देख देख कर आप बड़े हुए हैं। और कभी आपने सोचा था अमिताभ बच्चन को एक दिन डायरेक्ट करेंगे? वो बताइए, जब आप बड़े हो रहे थे और अमिताभ बच्चन से फैसिनेटेड थे, लार्जर देन लाइफ जो इमेज अमिताभ बच्चन ने क्रिएट की थी एंग्री यंग मैन की, उस दौरान कितना फैसिनेशन था अमिताभ बच्चन को लेकर उस वक्त? जैसे कि हर डायरेक्टर का होता है या हर टेक्नीशियन का होता है, हर एक का सपना होता है कि सर के साथ काम करें। तो पिक्चरें देखी उनकी उनकी उनको आइडियलाइज किया, उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में सुना। सब लोगों ने कहा कि एक एक्सपीरियंस है हर डायरेक्टर को उनके साथ काम करना। तो कभी मैंने सोचा मेरा भी मौका मिलेगा। मुझे अभी भी याद है, हम आपके कौन देखने आए थे बच्चन सर, और उन्हें बहुत पसंद आई थी मुझे। उन्होंने मुझे लिबर्टी थिएटर में या प्रीमियर के दौरान अपने ऑफिस में आए थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी भी भेजी। अच्छा। कि इतने कम उम्र में तुमने ये फिल्म बनाई, बहुत अच्छा लगा। तो वो पहली बार मैं बच्चन सर से मिला। दूसरी बार मैं तब मिला जब मैं प्रेम की दीवानी स्क्रिप्ट नरेट करने गया था अभिषेक को, तो वो भी बैठे थे। तो उस समय सेकेंड मुलाकात हुई। बट कभी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं आया मेरे पास, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया जिसमें मैं कह सकूँ कि सर आपकी ज़रूरत है। और जब ऊंचाई मुझे पता चली तो सबसे पहले मैं अब जाके जा सकता। सूरज जी, आपका जो सफर रहा है, उस सारांश फिल्म जो 80s में आई थी, वहां से शुरू होता है बतौर फिल्म मेकर। आपने सारांश फिल्म में बतौर एडी काम किया था, महेश भट्ट को असिस्ट किया था,
जो आपकी प्रोडक्शन हाउस राजश्री प्रोडक्शन ने ही बनाया था, आपकी फैमिली का जो प्रोडक्शन हाउस है, अनुपम खेर उसमें थे और अनुपम खेर वहीं से उनकी शुरुआत होती है और अनुपम खेर के साथ आपकी भी शुरुआत होती है फिल्मी जर्नी की। बहुत बचपन में ही हमने सुना है कि आपने डिसाइड कर लिया था कि आप एक फिल्म मेकर बनेंगे। बचपन में हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या डिसीजन लेना चाहिए। लोग कॉलेज भी पास आउट कर लेते हैं तो भी समझ नहीं आता, लेकिन आपने 12-13 साल की उम्र में डिसाइड कर लिया था आपको फिल्म मेकर बनना, ये कैसे हुआ? एक्चुअली मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ फिल्मों को पूजा जाता है। तो जब से मुझे याद है मैं 12 साल का था तो एडिटिंग रूम में जाना, वो फिल्म की जो स्मेल होती है वो अभी भी मुझे याद है। राइटिंग सेशन पे जाना, कभी सेट पे जाते तो वो लाइट्स के बीच में मैं देखता था कि एक जो डायरेक्टर है वो बड़ा समझा रहा है, जैसे कि गॉड की तरह वो क्रिएट कर रहा है और लोग उसकी बातें सुन रहे हैं। तो फिल्मों का जो प्यार है वो मुझे ऐसे विरासत में मिला। और जैसे जैसे थोड़ा कॉलेज में जाने लगा, प्यार तो था फिल्मों से, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि मुझे फिल्मों में करना क्या है, क्योंकि हमारे परिवार में कभी कोई डायरेक्टर नहीं था, सब प्रोड्यूसर थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो फिर एक ऐसे ही मेरे जहन में एक हादसा हुआ। मेरे फादर एक पिक्चर बना रहे थे, तो जो डायरेक्टर थे, एक दिन बारिश हो रही की वजह से काम रुका था, तो सब बोल रहे थे कि तुम अंदर शिफ्ट करके सीन कंप्लीट करो बारिश में। बोले कि छोड़ो ना, क्या होता है, राजश्री की फिल्म में क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं तो कल हो जाएगी शूटिंग। तो मुझे लगा ये जो डायरेक्टर है ये कर क्यों नहीं रहा काम ठीक से। फिर वही जब सीन एडिट में गया तो मैंने देखा कि मेरे फादर का चेहरा तो उतर गया, क्योंकि वो सीन वैसा आया नहीं जैसा आना चाहिए। वो प्रोड्यूसर अपने वो एडिटिंग में रिपेयर करते रहे। तो मुझे लगा कि काश मैं कोई ऐसी फिल्म बनाऊं जो मेरे फादर को लगे कि हाँ ये उस कल्पना से मैच करता है जो उन्होंने सपना देखा था कि ये फिल्म ऐसे बननी चाहिए। फिर मुझे पता चला कि डायरेक्टर की वैल्यू, तो वो इंसिडेंट मेरे जहन में बहुत बैठा। और फिर मैं 18 का हुआ तो मेरे फादर को बोला कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो मेरे फादर बड़े घबराए, बोले तुम्हारे फादर नहीं बन पाए, तुम क्या, ना तुमने कभी एलिक्यूशन किया, ना तुमने कभी मतलब कभी कोई फोटो को शूट किया, इतने शाय हो। तो मैंने कहा नहीं, बनना तो मुझे डायरेक्टर है। तो फिर गॉड का मतलब काइंडनेस थी कि सारांश शुरू हो रही थी, भट्ट साहब को मैंने कहा मैं असिस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं हाँ बोला। और जब 1 जनवरी 1984 में मैं उस सेट पे गया जहाँ भट्ट साहब के साथ आप खड़े रहो तो ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएशन की आती है, अनुपम सर से आ रही है। और उस दिन मैंने देखा कि डायरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर क्या बनता है, जिस किस्म से वो कंडक्ट करता है, जिस लगन से वो सबको लेके जाता है। और उस दिन से फिर मेरे पीछे तो ऐसा कह सकते हैं जो सारांश फिल्म थी वो आपकी स्कूलिंग वहाँ पे हुई, फिल्म मेकिंग की जो स्कूलिंग होती है वहाँ से आपने सीखना शुरू किया। फॉर्मल ट्रेनिंग कहीं पर जाकर नहीं लिया आपने, वहीं से सेट से आपकी शुरुआत हुई। अब आते हैं मैंने प्यार किया पर। ये बहुत एक आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है। जब ये रिलीज हुई थी बहुत कम थिएटर्स में रिलीज हुई थी। नए कलाकार थे सलमान खान, जिन्होंने एक फिल्म की थी बीबी हो तो ऐसी, जिसमें छोटा सा उनका रोल था। भाग्यश्री को कोई नहीं जानता था, बतौर डायरेक्टर आपको कोई नहीं जानता था, आपकी पहली फिल्म थी। एक आइकॉनिक आपने फिल्म क्रिएट की, उसके गाने बहुत पॉपुलर हुए। ये फिल्म बनाने के बारे में आपने कैसे सोचा? सलमान खान भाग्यश्री ऑन बोर्ड कैसे आए, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। 88 में मेरे फादर ने मुझे कहा कि अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो लिखो। उनका मानना था कि डायरेक्टर वही होता है जो कुछ कहना चाहता है, तो कहने के लिए तुम्हें अपना कलम उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम यंग हो, यंग पीपल शुड मेक लव स्टोरीज, अपनी उम्र इनोसेंट चाहिए। उन्होंने कहा कोई राइटर नहीं, खुद ही लिखो। तो मैंने इंग्लिश में लिखा, फिर उन्होंने कहा इसको हिंदी कर दो, तो मैंने हिंदी कर दिया। मैं कोई डायलॉग ऐसे खेलते खेलते बन गया। फिर जब चयन आया न्यू कमर्स का लव स्टोरी में इस बॉय का, तो जब कई टेस्ट हुए तो जब सलमान से मैं मिला तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने पतले, इतने छोटे से बैठ, तो मुझे लगा ये आपके ऑफिस में ऑफिस आए थे। पर जो फोटोग्राफ देखी मैंने तो वो मैजिकल था। तब भी फिजिकली जो आपने देखा वो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगे आपको? मतलब 5 फुट 9 इंच के ऐसे बैठे पतले दुबले रिसेप्शन पे। पर जब फोटोग्राफ देखा तो आज भी मुझे आती है दैट इज मेस्मराइजिंग। आज भी आप देखो सलमान भाई का जो फेस है
मतलब इट इज बियॉन्ड कंपेरिजन, मतलब जो कंडक्ट करते कैमरा के सामने, तो वो फोटोग्राफ, बट वो ऑलरेडी एक पिक्चर कर रहे थे, वो भी साइड रोल, तो बड़ी कश्मकश हुई हमको, तो न्यू बॉय को इंट्रोड्यूस करना। हाँ। बट उनकी जो लगन थी, उनका जो वो खुले दिल के जो इंसान है, जैसे वो हमने कहा कि आपको शायद नहीं लगे तो दूसरों को भेजते जा रहे थे, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले अच्छा, लो। सलमान खान खुद भेज रहे थे, खुद दूसरे भेज रहे थे, हाँ, actors को। दूसरों को लो, मैं तो मेरे से बेटर है, ये ले लो। कुछ नाम बता सकते हैं कि किसको वो- आप हमने कई ऐसे नाम सुने, दीपक तिजोरी से लेके तमाम ऐसे एक्टर्स के नाम, आप बता सकते हैं वो नाम कि किस किस को आपने ऑडिशन किया सलमान खान को ऑडिशन करने से पहले या उस दौरान? दीपक तिजोरी जी को भी किया था मैंने, फिर मैं सरप्राइजिंगली आशुतोष से भी मिला था, आशुतोष गौरीकर से भी मिला था मैं, उसी रोल के लिए? उसी रोल के लिए। ऐसे कई हुए थे। हाँ। और कुछ अगर नाम बताना? बस अभी बहुत लोगों से मिला था। पीयूष मिश्रा का भी हमने नाम सुना, सही है क्या? पीयूष जी नॉट फॉर दिस रोल, पीयूष जी को दूसरे रोल के लिए, हाँ। मोनी जी के रोल के लिए। हम्म। तो फिर बट और कोई जचा ही नहीं हमें। और फिर क्योंकि जब मैं उनसे मना करने गया तो फिर भी हंस रहे थे और 2-3 लोगों को और सजेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ये तो कुछ अलग किस्म के इंसान है, अब कुछ भी कर रहे हैं, बीवी होते ऐसी कुछ भी, हमको उनको देंगे। तो सलमान बोलते आए, फिर हमें हीरोइन का बहुत इससे पहले आप हीरोइन की बात करें, क्या ये सच है कि सलमान खान चाहते थे कि आप वो आपकी फिल्म में काम ना करें मैंने प्यार किया में, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका थी कि एक टिपिकल जो राष्ट्रीय फिल्मों के हीरो होते हैं, धोती पहनते हैं और जिस तरह से आप लोग दिखाते हैं, वो शायद उनके मन में हेजिटेशन था, इसलिए दूसरे एक्टर्स को भेज दिया। नहीं उल्टा था। मैं जैसे पहली बार जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि ये छोटे से पतले से ये तो क्या हीरो बनेंगे, तो वो भी आए थे ये सोच के कि मैं तो मिलने जा रहा हूँ, मैं तो मना कर दूंगा क्योंकि वो मुझे धोती बांसुरी पहना दे देंगे। क्योंकि तब तक हमारी जो फिल्में बनती थी काफी स्मॉल टाउन की थी, सचिन नदिया के पार बहुत हिट हुई थी, तो वो भी इस मूड में थे कि मना करें। तो मैं स्क्रिप्ट सुना रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट सुन रहे ऐसे बैठे थे, जैसे कबूतर जा का सिचुएशन है वो उड़ गए, ये तो अलग पिक्चर है, और मैं भी देखा ऐसे उड़ गए। फिर जैसे इंटरवल आया मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले मैं तो करूँगा पिक्चर, तो फिर ये चेंज हुआ। पर आज भी वो बोलते हैं कि कबूतर जा का ही असर है जो ये अच्छा, वहां तक जब आपने कहानी सुनाई तब उन्होंने तब तक ऐसे बैठे थे कि चलो ठीक है, फिर बोले कि ये तो कुछ अलग पिक्चर है। अच्छा, हीरोइन को लेके भी काफी कश्मकश चली, बहुत आप लोगों को तलाश करनी पड़ी, और नीलम का भी नाम सुना। नीलम उस वक्त एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती थी, एस्टैब्लिश एक्ट्रेस थी, उनको भी अप्रोच आप लोगों ने किया था, फिर क्या हुआ कि नीलम नहीं आई, बनी इस फिल्म की हीरोइन, या बाकी और किस तरह से वो तलाश चली, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली करीब 4-5 महीने तक हम हीरोइन ढूंढते रहे, पर कोई हम भी नहीं थे, हीरोइन मिली नहीं जो हमें चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ी घरेलू भी चाहिए, शरारती भी चाहिए, और बेसिकली इंडियन गर्ल अब नहीं मिली हमें। और जो हमें पसंद थी, मुझे सलमान भाई को, फादर को, तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, अगर डायरेक्टर यश जी होते और हीरो अनिल कपूर होते तो फिर हम हीरोड़ा वगैरह ये सब भी हमने देखे। तो फिर भी एक दौर ये भी आया कि मुझे लगा कि अब कितना ढूंढेंगे, उस समय नीलम जी चेन्नई में शूट करें, तो मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाता हूँ, चेन्नई जाता हूँ और नीलम जी से शूट करें, तो मैंने बुक भी कर ली थी टिकट, कल जाने वाले थे। तो मेरे फादर जो है वो गए थे इलाहाबाद, स्टेज का एक्टर्स को चुनने के लिए, वहाँ से कोई मिल जाए। तो मुझे याद है क्लियरली कि करीब 8, साढ़े 8 का वक्त था रात को, कल मेरी फ्लाइट थी सुबह नीलम जी की चेन्नई के लिए, तो उनका पब्लिक बूथ से फ़ोन आया किसी स्टेशन से, और बोले 1 दिन के लिए रुक जाओ, क्योंकि ये मेरे पास गृहलक्ष्मी है, उसके अंदर एक फ़ोटो है भाग्यश्री की जो कच्ची थी, उन्होंने काम किया है एज अ टीनेजर, और हम फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक बार वी विल मीट हर। मैंने कैंसिल की टिकट, भाग्यश्री से मिले तो जो मिले, तो आज भी कभी जब नीलम जी होती है तो मुझे बोलती, छेड़ती है कि एक फ्लाइट नहीं लिया गया था सूरत तुमसे, एंड इट इज सच अ मतलब आयरनी कहिए कि मैंने प्यार किया कि मैंने नीलम जी का, एक बार हम आपके कॉल में भी नाम उठा था नीलम जी का,
ओह! तो फिर बाद में जब हम साथ साथ हैं, मैंने वो अप्रोच किया तो ऐसे बोली सिस्टर के लिए चलो इस बहाने काम हुआ। तो ये चीज़ें कोई खास घटना आप सुनाना चाहेंगे मैंने प्यार किया की शूटिंग के दौरान का? सब नए कलाकारों के साथ आप काम कर रहे थे, कोई खास और मजेदार घटना शूटिंग में? क्योंकि आपकी पहली फिल्म थी, आप भी फिगर आउट कर रहे थे कि कैसे डायरेक्ट करना है इस फिल्म को। देखिए, घटनाएँ तो बहुत है सब, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पहली फ़िल्म का जोश होता है, मेरे में सलमान भाई में ऐसा था कि एक शॉट के लिए ज़िंदगी चली भी जाए तो वी डोंट केयर। आज मैं सोचता हूँ, हम लोग ऊटी में शूट करे थे, दिल दीवाना का एक फ्रेज़ है एंड में, जब सलमान भाई पैसे लेके आ रहे हैं आमिश के पास, तो मुखड़ा ही था सर, इतनी सी पगडंडी थी ऊटी में और नीचे 1000 फीट की खाई थी, इतनी सी पगडंडी, मतलब लिटरली। तो मैंने बोला सलमान भाई इस पे भागोगे क्या? खुशी का तो बोला मैं करता हूँ। फिर मैंने बोला नहीं, पहले मैं भागता हूँ कि गिर भी जाऊँ अगर तो चलो डायरेक्टर ही जाएगा, एक्टर तो रहेगा कंप्लीट करने के लिए पिक्चर। तो फिर मैं भागा, उसके बाद वो भागे और आज मैं सोचता हूँ कि क्या कर रहे हैं वो, गिर जाते कुछ हो जाता। आज होता तो हम लोग पहले स्टंट आर्टिस्ट आते, सेफ्टी करते, नेट करते, कहीं चीट करते, तो वो लुक अलग था कि अगर एक शॉट अच्छा हो उसकी जान भी चले जाए तो। सूरज जी, आपने बहुत कम फिल्में बनाई हैं, ऊंचाई आपकी 7वीं फिल्म है, उसमें से 4 फिल्में जो हैं, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और प्रेम रतन धन, ये जो 4 फिल्में आपने सलमान खान के साथ, 7 में से 4 फिल्मों में आपने सलमान खान को बतौर हीरो लिया है, बतौर डायरेक्टर आपने 4 बार सलमान को डायरेक्ट किया है। और ये जो दोस्ती है आपकी, ये जो फॉर्म हुई मैंने प्यार किया के दौरान, इस दोस्ती के बारे में मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि सलमान खान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप सलमान खान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और सलमान खान ने भी ऊंचाई में काम करने के लिए आपको सामने से प्रस्ताव दिया था कि मेरे लिए कोई रोल है तो मैं काम करता हूँ, ये सही है? और इस दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, दोस्ती जब आप शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी, चाहे वो स्कूल में हो या जैसे मैं सलमान भाई से मिला, हम लोग सब दोनों 21-21 साल के थे। उनका भी करियर कुछ कहीं जा नहीं रहा था, मेरी भी कोई शुरुआत का कोई ठिकाना नहीं था। तो जब कोई साथ में शुरुआत करते हैं तो हर चीज़ फिर एक अलग बॉन्डिंग होती है, क्योंकि मुझे वो सब दौर है, हम दोनों बैंड स्टैंड में खड़े हैं कि क्या होगा। पहला हेयर कट सलमान भाई का, पहला स्क्रीन टेस्ट सलमान भाई का, वो भी स्थिति मुझे याद है जब हम मैंने प्यार किया कंप्लीट हुई तो वॉइस हो सकता है कोई और एक्टर की डब करनी पड़ी हमें। ये सब चीज़ों से जब गुजरते हैं तो आज जब इतने साल गुजर गए, लेकिन वो जो बचपन, वो जो इनोसेंट का साथ है वो हमेशा साथ रहता है। तो आई थिंक उसी वजह से वी आर येट सो क्लोज टू ईच अदर। बाकी जब ऊंचाई की बात हुई तो जब मैंने उनसे कहा कि ये सब्जेक्ट सर मैं छूट नहीं रहा, ये बनाना चाहता हूँ, तो पहले तो बहुत ऐसे बोले सूरज कहाँ हिमालय जाओगे, मंदिर यहाँ से रतन दल 5 से तो निकल वहाँ जाओगे। मैंने कहा सर ये कहानी नहीं छूटती मेरे से। तो फिर बोले अच्छा तो मैं चलता हूँ साथ में, थोड़ा वेट करके ऊपर आई डू द रोल। तो मैंने भी छेड़ा, मैंने कहा सर आपकी तो इमेज आपके साथ है, आप जाओगे तो पहुंच जाओगे, एवरेज उठा ही लोगे एक फिंगर पे, इस पे कौन इमेज है। तो मुझे तो ऐसे थोड़े, मुझे कलाकार इस पे ऐसे चाहिए जिनकी वर्सिटैलिटी इतनी बड़ी हो कि ऑडियंस को लगे कि ये शायद नहीं जा पाए तो क्या। तो आप जब भी कोई फिल्म लिखते हैं तो हमेशा जहन में ये बात होती है कि सलमान खान को फिल्म में लिया जाए, सलमान भी यही सोचते हैं कि आपके साथ कब काम करने का मौका मिले। ये जो दोस्ती है आपकी, ये यूनिक है, डायरेक्टर और एक एक्टर के बीच में इस तरह की जो दोस्ती है इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलती है। सलमान में ऐसे और क्या खास बातें आप अगर उनकी शख्सियत की बताना चाहें? ठीक है, अगर आप एक्टर बात करें तो मेरे हिसाब से सलमान भाई से बढ़कर कोई नेचुरल एक्टर नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है टू लुक नेचुरल एंड टू एक्ट नेचुरल, टू डू scenes to make it sometimes over the top, sometimes romantic, and it's not बिल्कुल आसान नहीं है रोमांस ऑन स्क्रीन। एंड वो ये सब चीज़ें इतने आसानी से करते हैं बिकॉज उनकी सबसे बड़ी खूबी है, आज भी तब भी थी, मैंने कहते हैं कि सलमान भाई गलती करने से कतराते नहीं। जैसे 90% अगर मैं एक्टर हूँ, मेरे से गलती हो जाए तो मैं ब्लेम करूँगा, आप आवाज़ आ रही है बंद करो, शोर किया, डिस्टर्ब, वो तब भी कर दिया, गलती होगी वन मोर, अपने ऊपर हंसने वाली जो खूबी है उनकी,
हाँ। आई थिंक दैट इज हिज बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट एज एन एक्टर। और ओवर ये इतने सालों में बहुत ही गंभीरता से अब वो एक्टिंग लेने लगे। उनका बहुत ग्रोथ हुआ है, मैंने सामने देखा एज एन एक्टर। और एज अ पर्सन अगर आप कहें तो इतना अच्छा इंसान नहीं, इतना बड़ा दिल है उनका। आज भी आप एज अ दोस्त, एज अ दोस्त, एज एन इंसान, आज भी आप देखिए वैनिटी वैन के बाहर बैठते हैं, आज भी उनको ऐसी सूट नहीं करता, जो आते हैं उनसे मिलते हैं। आई थिंक तो आपकी और सलमान खान की जो दोस्ती है वो बहुत लेजेंडरी मानी जाती है। उसकी मिसाल दी जाती है सलमान खान और सूरज बड़जात्या की जो दोस्ती है। अगली फिल्म आप सलमान खान के साथ प्लान कर रहे हैं, ऐसा हमने सुना है, क्या ये सच है कि हालांकि शायद आप बता नहीं पाएंगे, आप स्क्रिप्टिंग लेवल पे वो फिल्म है, क्या सलमान खान के साथ वापस काम करने जा रहे हैं? कब आएगी ये फिल्म? क्या इसके बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? या डेफिनेटली मैं एक कहानी पे काम कर रहा हूँ जो सलमान भाई को भी पसंद आई है। बट एज अ डायरेक्टर जब तक वो कंप्लीट नहीं हो पाती, जब तक वो किरदार नहीं बनता, तो एक एक छोटा से छोटा किरदार नहीं बनता ना, कहीं से मैं शुरू नहीं कर पाता। इसलिए आप देखिए तो 35 साल में सिर्फ 7 फिल्में। बट अब ये एक मेरा अंदर का एक बैठा हुआ डायरेक्टर है जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जो चाहता है कि मैं हर चीज़ में, चाहे वो कहानी में हो, डायलॉग में हो, म्यूज़िक में हो, कोरियोग्राफी में हो, हर चीज़ में रहता हूँ साथ में, क्योंकि पारिवारिक फिल्में बनाता हूँ। और ये भी पारिवारिक ही है ऊंचाई। पर जब पारिवारिक फिल्मों में नेचुरलनेस लाना बहुत मुश्किल होता है। सही बात। तो नेक्स्ट सलमान भाई के साथ ही है मेरी, अभी कहानी पे काम चल रहा है, तो अभी तो वक्त है। तो सूरज बड़जात्या ने ये कंफर्म कर दिया है कि अगली फिल्म में सलमान खान होंगे, और फिल्म में सलमान खान का नाम प्रेम ही होगा, क्योंकि प्रेम से आपको खास लगाव है। इस लगाव के बारे में भी जानना चाहूँगा, ये जो नाम सलमान खान का पड़ा है प्रेम, ये कैसे आपने एक्चुअली उस समय जब चुना था तो हमने सोचा कि गुड लक चार्म होगा, बिकॉज मैंने प्यार किया की स्क्रिप्ट हो गई थी, हम सोचे हीरो का नाम क्या होगा। तो तब तक 89 तक हमारी सबसे बड़ी हिट थी दुल्हन भाई जी अमन भाई, जो 77 में आई थी। प्रेम किशन जी हीरो थे और उसमें नाम प्रेम था। तो हम लोगों ने सोचा कि हिट पिक्चर का हीरो का हिट नाम होना चाहिए, तो हमने ऐसे प्रेम घेर दिया। बट ओवर द इयर्स आज मैं देखता हूँ तो प्रेम रिप्रेजेंट्स कुछ संस्कार, कुछ शरारत, कुछ प्यार, और जो फैमिली से प्यार करता है, ऐसा एक किरदार प्रेम। तो एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से फिल्में बनाते रहें, भले ही चुनिंदा फिल्में बनाएं, अच्छी फिल्में बनाएं, लोगों का मनोरंजन करते रहें, नए नए सब्जेक्ट्स पे आप काम करें, नई नई तरीके की फिल्में बनाएं, और जो आपसे उम्मीदें लोग करते हैं उसे आप हमेशा पूरी करते रहें। ऊंचाई देखने के लिए तमाम दर्शक थिएटर्स में जाएं, ये हम कामना करते हैं। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए और इतने विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।